Hello and welcome to our YouTube channel Learn with Wafa. Friends, we have discussed almost 85% of the syllabus of economics section for Panchayat Accountants Assistant exam. But these video lectures are not only meant for Panchayat Accountants Assistant of JKSSB, but all the recruitments, future appointments which will be made by JKSSB or other competitive examination agencies. So these lectures are meant for all those examinations. So friends, we have discussed almost 85% of the syllabus and rest of the 15% will be completed within 3 or 4 days. दोस्तों, इससे पहले कि ये लेक्चर हम स्टार्ट करें, मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि 20 जून को इंशाल्लाह हम अपनी ई बुक लॉन्च करने वाले हैं. उसकी लिंक आप लोगों को उस दिन के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और आप लोग वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो दोस्तों, जो फ्रेंड्स हमारी इस चैनल पे नए आए हैं, जो हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, ये हमारा 24th लेक्चर है इस इकोनॉमिक सेक्शन का, एंड इट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. First we will discuss about economic growth and then economic development and then the difference between the two. So let us first discuss about economic growth. First of all, let us try to understand the basic meaning of economic growth. So economic growth refers to an increase in the production of goods and services in an economy over a particular period of time, usually 1 year. तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक इकोनॉमी में, एक साल में कितनी इंक्रीज होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी तकरीबन एक साल हम यूजुअली पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करते हैं, यूजुअली 1 ईयर. तो इस एक साल में इंक्रीज कितनी हुई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग but an increase in the production of goods and services during a particular period of time. Usually ये हम करते हैं कंसिडर एक साल, ठीक है. या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज वो कितना इंक्रीज हुआ एक साल में, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ मच डिड इट इंक्रीज during a particular period of time, usually 1 year, that will also be known as economic growth. And this economic growth is expressed in 2 ways. 2 तरीकों से इसको एक्सप्रेस किया जाता है. पहला तरीका, a sustained annual increase in an economy's real national income over a long period of time. एक तरीका तो यह है कि नेशनल इनकम जो है कंट्री की, एक नेशन की जो नेशनल इनकम है, एक इकोनॉमी की रियल नेशनल इनकम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसमें कितनी इंक्रीज हो रही है, सस्टेन्ड यानी कंटिन्यूअसली इसमें कितनी इंक्रीज हो रही है इस रियल नेशनल इनकम में. एक तो ये तरीका है, यानी एक तरीका तो ये है कि नेशनल इनकम में देखेंगे हम कि इंक्रीज कितनी हुई, तो उस लिहाज से हम देखेंगे फिर कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई. और दूसरा तरीका यह है इसको एक्सप्रेस करने का, एनुअल इंक्रीज in the per capita income of a country over a long period of time. यानी कंट्री का जो per capita income है, per capita income means income per head of population, ठीक है. यानी per head of population, per person कितनी इनकम, एवरेज में हर कोई शख्स कितना कंट्रीब्यूट करता है इनकम को, नेशनल इनकम के लिए, तो इसको कहते हैं per capita income. So annual increase in real per capita income, रियल पर कैपिटा इनकम में कितना एनुअल इंक्रीज हुआ, वो भी एक तरीका है इस इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्रेस करने का, ठीक है. तो अभी तक हमने समझा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है
ये इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंक्रीज इन द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी और ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली इसको कंसिडर करते हैं हम 1 साल। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ को 2 तरीकों में एक्सप्रेस किया जाता है। एक तो सस्टेन्ड एनुअल इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम, ठीक है, एक इकोनॉमी की जो रियल नेशनल इनकम है उसमें सस्टेन्ड इंक्रीज कितनी होती है 1 साल में, और दूसरा ये कि रियल पर कैपिटा इनकम जो है उसमें कितनी इंक्रीज हुई 1 साल में, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं जिन तरीकों से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्रेस करते हैं। और आर्थर लेविस जो है ये डिफाइन कैसे करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर हेड ऑफ पॉपुलेशन। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि आउटपुट कितना ग्रो होता है बाय पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, यानी हर कोई शख्स जो है एक नेशन में जो रहता है, हर कोई शख्स वो कितना कंट्रीब्यूट करता है आउटपुट के लिए, यानी कितना आउटपुट, कितने गुड्स एंड सर्विसेज उसके जरिए से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ ये है कि हर कोई शख्स जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर, उसकी वजह से कितने गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती है एक इकोनॉमी में, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव होता है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो जाए, वो रेज हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कैसे करें हम, यानी ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है हमें कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किस तरीके से मेजर की जाती है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एक तरीका तो यह है कि नेशनल इनकम के जरिए से इसको मेजर किया जाए, या रियल जीडीपी के जरिए से मेजर किया जाए, या एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इसके जरिए से मेजर किया जाए। तो ये कुछ मीन्स हैं जो मीन्स हम यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बेहतरीन जो है मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वो है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कुछ ऑप्शंस होंगे, उनमें रियल जीडीपी भी होगा। तो रियल जीडीपी जो है ये सबसे बेहतरीन तरीका है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट मेथड है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का। अगरचे पर कैपिटा इनकम भी है बहुत अच्छा मेथड, और नेशनल इनकम भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट मेथड है वो है रियल जीडीपी। और एक क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है फ्रेंड्स कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, हाउ डज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑकर, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 2 तरीकों से होती है, एक को कहते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ और दूसरे को कहते हैं इंटेंसिव ग्रोथ, ठीक है। व्हाट इज एक्सटेंसिव ग्रोथ? एन इकोनॉमी कैन ग्रो एक्सटेंसिवली, दैट्स बाय यूजिंग मोर रिसोर्सेज सच एज फिजिकल, ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जब एक इकोनॉमी मोर रिसोर्सेज यूज करके ग्रो हो जाती है, यानी जब एक इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज में इंक्रीज करती है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज, जो भी इसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इंक्रीज करके जब एक इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ को हम कहते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ, ठीक है। सो द ग्रोथ विच ऑकर्स ड्यू टू द इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज एक्सटेंसिव ग्रोथ। और इंटेंसिव ग्रोथ क्या होती है? एन इकोनॉमी कैन ग्रो इंटेंसिवली बाय यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। दूसरा तरीका यह है कि रिसोर्सेज तो वही हैं, लेकिन इन ही रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंटली यूज किया गया, तो उस तरीके से जो ग्रोथ हुई उस ग्रोथ को हम कहेंगे इंटेंसिव ग्रोथ। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा व्हाट इज एक्सटेंसिव ग्रोथ एंड इंटेंसिव ग्रोथ। एक्सटेंसिव ग्रोथ मीन्स ग्रोथ बाय यूजिंग मोर रिसोर्सेज, but intensive growth means growth by using the same level of resources more efficiently, ठीक है। so this is the difference between extensive growth and intensive growth। यहां पर कुछ इंडिसेस हैं जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, कुछ इंडेक्सेस हैं जिनको यूज करके हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं, जिनको यूज करके जो इंडिसेस देख के फिर हम ये देखते हैं कि कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और हमारी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से किस लेवल पे है, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहला जो इंडेक्स है
वो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI, जिसको हम कॉमनली इस नाम से जानते हैं, PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. So let us friends try to know about this physical quality of life index. This index was developed by David Morse in mid 1970s. इस इंडेक्स को डेविड मोरिस ने मिड 1970s में डेवलप किया. And this was developed by Morse at the US Overseas Development Council. ये जो इंडेक्स है इसको डेविड मोरिस ने कहां पे डेवलप किया? यूएस ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल, यहां पे डेविड मोरिस ने इसको डेवलप किया. एंड फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज द एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज. इस फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को मेजर कैसे किया जाता है? ये 3 वैल्यूज की एक एवरेज है. मीन निकालते हैं हम, एवरेज निकालते हैं इन 3 वैल्यूज का. कौन कौन सा वैल्यू है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 ये देखते हैं हम क्या है, बेसिक लिटरेसी रेट हम देखते हैं, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं. ठीक है, और फिर जब ये 3 वैल्यूज हमें डिराइव होते हैं, इन्हीं का मीन एवरेज फिर हम निकाल के, वो होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. सो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज द एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज. द फर्स्ट वैल्यू इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, the second value is basic literacy rate, and the third value is infant mortality rate. So the average of these 3 values is the physical quality of life index. ठीक है, तो 2020 की अगर हम बात करें, डेनमार्क वो कंट्री है दुनिया की जो नंबर 1 होल्ड करती है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. ठीक है, तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के हवाले से दुनिया की सबसे पहली कंट्री जो रैंक 1 पे है वो है डेनमार्क, और इंडिया की रैंक जो इस लिहाज से है वो है 58. ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. हमारे पास एक और इंडेक्स है, एक और तरीका है जिसके जरिए से हम ये इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर कर सकते हैं, वो है परचेजिंग पावर पैरिटी. दिस कंसेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी was propounded by Gustav Cassel, a Swedish economist in 1918. इन्होंने, गुस्टाव कैसल ने 1918 में ये एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये कंसेप्ट प्रोपाउंड किया परचेजिंग पावर पैरिटी का. ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है, एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, एक उसूल है इकोनॉमिक्स का, जिसके जरिए से हम दुनिया की मुख्तलिफ करेंसीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, इट इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल. ये एक इकोनॉमिक्स का उसूल है जिसको यूज करके हम मुख्तलिफ कंट्रीज की जो करेंसीज हैं उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उनके परचेजिंग पावर को कंपेयर कर सकते हैं. एंड दिस कंसेप्ट कंपेयर्स वेरियस करेंसीज इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर. ये यूएस डॉलर को एक टच स्टोन मान के, यूएस डॉलर को एक टच स्टोन मान के दुनिया की मुख्तलिफ करेंसीज को कंपेयर करती है. ये कंसेप्ट जो है ये दुनिया की मुख्तलिफ करेंसीज को ऑन द बेसिस ऑफ यूएस डॉलर कंपेयर करता है. एंड इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ यूनिट्स of a country's currency, number of units of a country's currency required to buy the same amount of goods and services in the domestic markets as $1 would buy in US. ठीक है, देखिए जितना $1 अमेरिका में गुड्स एंड सर्विसेज बाई कर सकता है, हमारी कंट्री के कितने यूनिट्स, हमारी कंट्री में जो करेंसी है रुपीज, इस रुपीज के कितने यूनिट्स उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज बाई कर सकता है. ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट जाके फॉर एग्जांपल कुछ चीजें लाते हैं, फॉर एग्जांपल हम बाइसिकल्स लाते हैं 10 बाइसिकल्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी बाई 10 बाइसिकल्स और 1 बाइसिकल से हम एक बाइसिकल लाते हैं मार्केट से. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ये मिलता है 2000 रुपीज में. ठीक है,
अब यही बाइसिकल जो है अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल ये $30 का मिलता है, ठीक है, और पाकिस्तान में यही बाइसिकल जो है ये 3,000 रुपये में मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम इंडिया की करेंसी को कंपेयर करें पाकिस्तान की करेंसी के साथ, ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर को हमने एक बेस बनाया, एक टचस्टोन बनाया, उसके बेसिस पर जब हमने देखा तो $30 इट वॉज इक्विवेलेंट टू $30 इंडियन रुपीज 2000 फॉर एग्जाम्पल। वहां पे जो पाकिस्तान में हमने 3,000 का लाया तो वो दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू $40 से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी करेंसी जो है इसका वैल्यू जो है वो ज्यादा है देन द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इस लिहाज से इस तरीके से मनी का वैल्यू, करेंसी का वैल्यू जो है वो डिटरमाइन किया जाता है और इस लिहाज से इकोनॉमिक ग्रोथ डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। जिस कंट्री का मनी का वैल्यू जो ज्यादा होगा तो इट मीन्स दैट इट कैन बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब यह है कि जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज ये बाय कर सकता है तो ज्यादा प्रोडक्शन भी होगी उस कंट्री में, जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी गुड्स एंड सर्विसेज की तो उस कंट्री में ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यह है परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट विच कंपेयर्स द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विद ईच अदर, ठीक है। तो लास्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे रखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, इट इज नॉट ए क्वालिटेटिव कंसेप्ट, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ में हम मेजर करते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है उस उनकी क्वांटिटी में कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन उनकी क्वांटिटी में कितनी इंक्रीज हुई है, तो वो चीज हम देखते हैं। इसलिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है एंड इट इज नॉट ए क्वालिटेटिव कंसेप्ट। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ा, इसका कंसेप्ट जो बेसिक डेफिनेशन एंड मीनिंग, और इसके बाद हमने कुछ मेजर्स पढ़े जो परचेजिंग पावर पैरिटी और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अभी तक ये हमने कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अबाउट द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द फर्स्ट वन इज नोन एज क्लासिकल थ्योरी and the second one is known as neoclassical theory. We will discuss them one by one. So friends, let us first discuss about the classical theory of economic growth. Classical theory of economic growth, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसका एवोल्यूशन जब हम देखते हैं तो इसका एवोल्यूशन ओरिजिन हमें मिलता है एडम स्मिथ की जो बुक है, जो हमने पहले लेक्चर में भी इसकी बात की थी, अबाउट द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये उनकी बुक है, ये एडम स्मिथ ने बुक लिखी है, और ये बुक जो है इसी में हमें क्लासिकल थ्योरी का एवोल्यूशन एंड ओरिजिन मिलता है, ठीक है। जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसका ओरिजिन जो है वो मिलता है हमें एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशंस से, ठीक है। और इस बुक में उन्होंने एम्फेसाइज किया एक चीज पे कि जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है डिवीजन ऑफ लेबर पर, ठीक है। सो द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक। तो ये चीज इन्होंने हाईलाइट किया अपनी बुक में। और इस क्लासिकल थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये भी याद रखना है। दिस इज one of the important points here, that classical theory is also known as steady state. Steady state means a fixed state, a permanent state. इस थ्योरी को ये नाम क्यों दिया गया है ये हम आगे देखेंगे। और जो व्यू एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में दी, इस व्यू को फिर आगे जाके बहुत से इकोनॉमिस्ट्स ने सपोर्ट किया, और इन इकोनॉमिस्ट्स में थे रिकार्डो, माल्थस एंड मिल। ये वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे जिन्होंने एडम स्मिथ की व्यू को आगे जाके सपोर्ट किया, और ये सारे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं इनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कहा जाता है, ठीक है। एंड द थ्योरी डेवलप्ड बाय दीज इकोनॉमिस्ट्स इज नोन एज क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और इन्होंने जो थ्योरी फिर डेवलप की उसको कहा जाता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसी का नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दूसरा नाम है इसका, ठीक है।
अब जब हम इस क्लासिकल थ्योरी की तरफ देखते हैं तो इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या मतलब इसका मकसद है इस क्लासिकल थ्योरी का, क्या ये थ्योरी हमें समझाने की कोशिश करती है। द थ्योरी स्टेट्स दैट एवरी इकोनॉमी हैज ए स्टेडी स्टेट। इस थ्योरी के मुताबिक हर किसी इकोनॉमी में एक स्टेडी स्टेट ऑफ जीडीपी होता है, यानी जीडीपी का एक फिक्स्ड स्टेट होता है, और जब भी जीडीपी उस स्टेट से इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो कोई पॉइंट ऐसा फिर आ जाता है कि ये जीडीपी फिर अपनी ही लेवल पे आ जाता है, अपने स्टेडी स्टेट पर आ जाता है। ठीक है, यानी जब भी जीडीपी डिविएट होता है अपने स्टेडी स्टेट से, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे देखेंगे जीडीपी ये जो है ये एक फिक्स्ड लाइन है, ये एक स्टेडी स्टेट है। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट। ठीक है, जब भी जीडीपी ऊपर या नीचे जाता है तो कोई पॉइंट ऐसा आता है, देखिए यहां से अगर हम जीडीपी देखें तो राइज हो रहा है, फिर अपने पॉइंट पे आया, अब राइज होता जा रहा है, फिर नीचे आया तो अपने पॉइंट पे फिर इस स्टेडी स्टेट पे पहुंचा, फिर नीचे गया और फिर ऊपर और फिर अपने स्टेडी स्टेट पे पहुंचा। तो ये एनी डेविएशन जब भी ऊपर राइज और फॉल इन जीडीपी होता है तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि ये जीडीपी लेवल जो है, ये जीडीपी जो है ये अपने स्टेडी स्टेट पर फिर से पहुंच जाता है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट व्हेन जीडीपी राइजेस पॉपुलेशन विल इंक्रीज। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब जीडीपी इंक्रीज हो जाता है तो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि जब वेलफेयर ऑफ द कंट्री इंक्रीज हो जाता है, जब जीडीपी इंक्रीज होता है, जब नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब है डेवलपमेंट हुई है, ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, तो फिर पॉपुलेशन भी इंक्रीज होने लगती है। फिर जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज दस एन एडवर्स इफेक्ट ऑन जीडीपी ड्यू टू हायर डिमांड ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। जब ये लार्जर पॉपुलेशन अब इंक्रीज होती है, लेकिन हमने पहले भी इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी का कंसेप्ट पढ़ा है कि एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई जीडीपी की वजह से, जीडीपी इंक्रीज की वजह से जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो ये ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड भी करेगी, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो इसका मतलब ये होगा कि जीडीपी जो है वो फिर से वापस आ जाएगा अपने स्टेडी स्टेट पर, क्योंकि लार्जर पॉपुलेशन की डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो जीडीपी जो है इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन इट विल डिक्रीज, ये डिक्रीज होके अपने स्टेडी स्टेट पर आ जाएगा। ठीक है, व्हेन जीडीपी डिक्लाइन इज बिलो द स्टेडी स्टेट, अब जब जीडीपी डिक्लाइन हुआ तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा? देयर विल बी लोअर डिमांड फॉर रिसोर्सेज। फिर जब पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। ठीक है, रिसोर्सेज के लिए डिमांड भी कम होगी, तो जब डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होके फिर जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब रिसोर्सेज की डिमांड कम होगी तो ये जो जीडीपी है ये राइज होके फिर खुद अपने स्टेडी स्टेट पर फिर से पहुंच जाएगा। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट फॉलोज अ राइजिंग फॉलिंग ट्रेंड। ठीक है, जैसे बिजनेस साइकिल्स में होता है राइजिंग फॉलिंग ट्रेंड, रिसेशंस आते हैं, कभी कभी डिप्रेशन आते हैं, तो ऐसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एक राइजिंग फॉलिंग ट्रेंड ये फॉलो करता है, कभी नीचे जाता है और फिर अपने स्टेडी स्टेट पे आ जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ, कभी राइज हो जाती है और फिर अपने स्टेडी स्टेट पे आ जाती है। ठीक है, तो ये है इस क्लासिकल थ्योरी का कंसेप्ट जो एडम स्मिथ ने दिया और जिसको रिकार्डो, माल्थस और मिल ने सपोर्ट किया। इन सबको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कहा जाता है। अब हम बात करेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की। ठीक है, व्हाट इज दिस नियो क्लासिकल थ्योरी? दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय T.W. स्वैन एंड रॉबर्ट सोलो। ठीक है, एक T.W. स्वैन इकोनॉमिस्ट थे और रॉबर्ट सोलो थे दूसरे इकोनॉमिस्ट। इन दोनों ने मिलके इस नियो क्लासिकल थ्योरी को प्रोपाउंड किया, प्रेजेंट किया, और इसलिए इस थ्योरी को कहा जाता है सोलो स्वैन मॉडल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस theory was developed by T.W. Swan and Robert Solow. That is why it is known as Solow-Swan model of growth. ठीक है, ये थ्योरी जो है ये तीन इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करती है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तीन चीजों की वजह से होती है, लेबर, कैपिटल एंड
technology. These are the three factors which are responsible for economic growth in an economy. पहले ये थ्योरी जो है एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. ठीक है, लेबर एंड कैपिटल. अभी तो टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, अभी ये पहले जो ये थ्योरी है ये लेबर और कैपिटल के बीच में एक एस्टैब्लिश रिलेशनशिप करती है. देखिए कैसे. द आउटपुट पर वर्कर और ग्रोथ पर यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीजेस. यानी हर किसी यूनिट ऑफ लेबर की ग्रोथ जो है या आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, हर कोई लेबर जो है वो मोर एंड मोर प्रोड्यूस करता है. कब? जब आउटपुट पर कैपिटा या ग्रोथ पर यूनिट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती है. ठीक है, यानी जितना कैपिटल इंक्रीज होता है उतना ही लेबर जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है. ठीक है, तो हमने कहा कि थ्योरी जो है नियो क्लासिकल थ्योरी ये पहले ये तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करती है. यानी तीन चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. लेकिन सबसे पहले ये दो चीजों के बीच में, दो फैक्टर्स के बीच में एक एस्टेब्लिश रिलेशनशिप करती है. यानी लेबर एंड कैपिटल. कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है? जब कैपिटल ज्यादा होता है, जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो लेबर भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है. ठीक है, लेकिन इंक्रीज होते होते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि ये जो लेबर है इसकी प्रोडक्शन फिर डिक्रीज होने लगती है. डिक्रीजिंग रेट पे ये इंक्रीज होता है. ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल पहले जब कैपिटल पहला यूनिट इंक्रीज हुआ तो लेबर ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए. फिर जब दूसरा यूनिट लेबर का इंक्रीज हुआ तो 9 ही यूनिट्स इंक्रीज हुए. फिर जब तीसरा यूनिट एम्प्लॉय हुआ तो 8 ही यूनिट्स इंक्रीज हुए. इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ा था. ठीक है, तो उस डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है. दिस इज रेफर्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. इसको कहा जाता है यहां डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. ठीक है, सो द नियो क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. तो नियो क्लासिकल थ्योरी जो है इसकी बुनियाद किस लॉ पे है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. ठीक है, क्योंकि जब भी कैपिटल का एक यूनिट इंक्रीज होता है तो लेबर जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे. इंक्रीज तो हो रही है आउटपुट में लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे. इसी को कहा जाता है डिमिनिशिंग marginal returns. So we can conclude that neoclassical theory is based on the law of diminishing marginal returns. And now a point will reach where labor and capital can be set to reach an equilibrium state. एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम कैपिटल भी इंक्रीज करेंगे और लेबर की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी. लेकिन ऐसा एक पॉइंट आएगा जब कैपिटल जो है वो अपने मैक्सिमम को पहुंच जाएगा और लेबर जो है वो अपने वो प्रोडक्शन जो करता था वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाए. उससे ज्यादा अगर हम कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे तो लेबर कोई एडिशनल प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि लेबर में भी कुछ कैपेसिटी होती है. ठीक है, और कैपिटल जब हम ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे, ज्यादा एम्प्लॉय करेंगे तो लेबर की जब कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, पोटेंशियल उसका खत्म हो जाएगा, तो उसके अलावा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. तो ऐसा पॉइंट एक आएगा कि लेबर और कैपिटल जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच जाएंगे. अब यहां पे टेक्नोलॉजी का रोल आता है. ठीक है, since a nation can theoretically determine the amount of labor and capital necessary to remain at a steady point. देखिए, अब कोई भी नेशन दुनिया का लीजिए, वो पहले ही ये डिटरमाइन कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि किस पॉइंट पे जाके लेबर और कैपिटल एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे. वो ये चीजें पहले ही फिक्स करके रखेंगे. ठीक है, अब किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फिर यहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी. तो जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, दीज आर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देन विच रियली इंपैक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, क्योंकि लेबर और कैपिटल का अमाउंट जो है वो तो पहले ही फिक्स किया जा चुका है, क्योंकि कंट्री ये पहले ही डिटरमाइन कर सकती है कि कितना लेबर और कितना कैपिटल हमें चाहिए मैक्सिमम आउटपुट के लिए. वो तो पहले ही डिटरमाइन हो सकता है. ठीक है, लेकिन बाद में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं वही असल में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द नियो क्लासिकल थ्योरी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ.
इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अगरचे वो भी हैं, लेबर कैपिटल भी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, सो वंस एन एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैज बीन मेड देन लेबर एंड कैपिटल शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। जब टेक्नोलॉजी में अब एडवांसमेंट होगी तो लेबर और कैपिटल को उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो यह है नियोक्लासिकल थ्योरी। सो फ्रेंड्स, वी हैव टुडे डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ and various measures of economic growth and theories of economic growth. So in next lecture inshallah we will discuss about economic development and the relationship between or difference between this economic growth and economic development. Friends, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से समझा होगा। अब लास्ट में मैं फिर से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ई बुक हमारी है वो इंशाल्लाह 20 मार्च को लॉन्च होने वाली है, और उसके लिए आप उस दिन के वीडियो में हम एक लिंक डालेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं या जो भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का या कोई और भी एग्जाम होने वाला होगा, तो उसके रिलेटेड आप इस चैनल से फ़ायदा ले सकें। अल्लाह हाफिज़। Peace.